गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने कृष्णिका विकिरण तथा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की चर्चा की। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र हैं वो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन अक्षमता तथा विकिरण की तरंगदैर्घ्य के बीच खींचे गए वक्र होते हैं। आज के लेक्चर में हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की या ग्राफ कह दें ग्राफ की विशेषताएं। ल्यूमर तथा प्रिंगसेन ने जो वक्र प्राप्त किए उनको हम पुनः बनाकर देखते हैं। हालांकि कल हमने ये वक्र खींचे थे। इस अक्ष पर हम लेंगे विकिरण का तरंगदैर्घ्य तथा इस अक्ष पर लेते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन अक्षमता ई लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन अक्षमता। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये मान लो कम टेम्परेचर पर खींचा गया वक्र है। मान लेते हैं ये ब्लैक बॉडी का तापमान 1000 केल्विन था, उसके लिए वक्र है। उसके बाद हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन अक्षमता तथा तरंगदैर्घ्य के बीच वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ये मान लेते हैं कि वक्र है वो 1500 केल्विन पर है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा दें तो वक्र कुछ इस प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम ये जो वक्र हैं जिन्हें हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं, भिन्न भिन्न तापों पर खींचे गए हैं, इनकी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। इसमें पहली विशेषता हमें देखने को मिल रही है कि प्रत्येक ताप पर जो वक्र प्राप्त हुआ है, जैसे ये 1000 केल्विन पर है, ये 1500 केल्विन पर है और ये मान लेते हैं 2000 केल्विन पर है। इन वक्रों में देखा जा सकता है कि ये वक्र हैं वो सतत हैं, कंटिन्यूअस हैं, यानी बीच में वक्र टूटता नहीं है, वक्र है वो कंटिन्यूअस है। तो पहली विशेषता क्या है? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र सतत होते हैं। यानी ब्लैक बॉडी से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत विकिरण है वो उत्सर्जित होते हैं। जैसे ये तरंगदैर्घ्य मान लें अपने, तो इसके संगत भी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन अक्षमता है वो प्राप्त होती है। इसका मतलब इस तरंगदैर्घ्य के संगत ब्लैक बॉडी से ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है। इससे आगे अपने तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इस तरंगदैर्घ्य पर भी ऊर्जा है वो
उत्सर्जित हो रही है। भिन्न भिन्न ताप की बात करें तो प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत विकिरणों की संख्या है वो परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत विकिरणों की संख्या या मात्रा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। जैसे इस तरंगदैर्घ्य के संगत ये तरंगदैर्घ्य अपने λ2 ले लें और ये तरंगदैर्घ्य λ1 ले लें, तो 1000 केल्विन पर जो वक्र है उसमें स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन क्षमता का मान λ2 पर ये प्राप्त होता है। और 1500 केल्विन की बात करें तो इसी तरंगदैर्घ्य पर स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन क्षमता का मान अधिक प्राप्त होता है। हालांकि इस तरंगदैर्घ्य के विकिरण की ऊर्जा निश्चित है, यानी λ2 के संगत जो विकिरण है उसकी ऊर्जा कितनी होगी? E बराबर hc/λ2। लेकिन E लैम्डा जिसे अपने क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग ताप के लिए अलग अलग है। जैसे 1000 केल्विन पर स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन क्षमता का मान λ2 के संगत ये है, तथा 1500 केल्विन टेम्परेचर पर λ2 तरंगदैर्घ्य के संगत स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान पहले की तुलना में ज्यादा है। उसका कारण क्या है? λ2 के विकिरण की ऊर्जा तो सेम है, क्योंकि इसी विकिरण की बात हम इस टेम्परेचर पर कर रहे हैं और इसी विकिरण की बात हम 1500 केल्विन के टेम्परेचर पर कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से विकिरणों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे λ2 की बात करें तो λ2 के संगत मान लेते हैं कि ये जो विकिरण है उसकी ऊर्जा है वो 5 जूल है। हो सकता है कि 1000 केल्विन पर जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो संख्या में 10 हो, तथा 1500 केल्विन पर जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो संख्या में 20 हो। तो E λ1 का मान क्या होगा? λ1 के संगत E λ2 1000 केल्विन के लिए जो वक्र अपने बात कर रहे हैं उसमें E λ2 का मान कितना प्राप्त होगा? एक विकिरण की ऊर्जा 5 तथा ये विकिरण कितने थे? 10। तो कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? 50 जूल प्राप्त हुई। और E λ2 यानी स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन क्षमता λ2 तरंगदैर्घ्य के संगत 1500 केल्विन की बात करें तो विकिरण की ऊर्जा कितनी है? एक की 5 तथा ये विकिरण कितने हैं? 20 हैं। तो कितना प्राप्त हुआ? 100 जूल एनर्जी वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत ताप में वृद्धि होने से, जैसे ताप में हमने ये ताप देखा 1000 केल्विन था और यहाँ पर ताप कितना था? इस वक्र के लिए 1500 केल्विन था। तो होता क्या है कि प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत, जैसे यहाँ λ2 की बात करें, λ2 के संगत विकिरणों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। इसके कारण स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ जाता है। हालांकि प्रत्येक विकिरण की ऊर्जा वही रहती है, क्योंकि विकिरण की जो ऊर्जा है वो तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। तो λ2 के संगत जो एनर्जी होगी विकिरण की वो तो सेम होगी, लेकिन यहाँ स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता में टेम्परेचर के साथ परिवर्तन आता है। तो वो परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरणों की संख्या में क्या हो जाती है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ वृद्धि हो जाती है। तो हमने देखा कि λ2 के संगत 1000 केल्विन की बात करें तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान 1500 केल्विन पर प्राप्त वक्र में λ2 के संगत स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता से कम है। तो इसकी वजह हम क्या बताएंगे कि λ2 पर टेम्परेचर बढ़ाने पर विकिरणों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। इसलिए स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है वो पहले की तुलना में बढ़ गई है। और प्रत्येक तरंगदैर्घ्य पर विकिरणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये भी हम देख सकते हैं। जैसे इस तरंगदैर्घ्य की बात करें λ3 की, तो इसके संगत स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान ये है, तथा λ3 पर ही 1000 केल्विन टेम्परेचर
की बजाय 1500 केल्विन वाले वक्र पर जाएं तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान पहले की तुलना में क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत विकिरणों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ जाता है। इसलिए जो वक्र है वो इस वक्र के ऊपर प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत ये वक्र है वो अधिक स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है वो रखता है। इस तरंगदैर्घ्य की बात करें तो भी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान देखिए अब ताप बढ़ने के साथ क्या हो गया है, बढ़ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि होने से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत विकिरणों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तथा स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान कम ताप की तुलना में अधिक ताप के लिए अधिक प्राप्त होता है। यहां हमने स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मात्रक है वो जूल लिखा है। हालांकि स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा से हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, किसी ब्लैक बॉडी के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरणों की कुल ऊर्जा होती है। तो इसका मात्रक हम जूल की बजाय क्या लिखना चाहिए हमें, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मात्रक क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, न कि जूल। तो ऊर्जा की गणना हम पहले के तरीके से कर सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा से हम मात्रक क्या लेंगे, इसका जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड लेंगे। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की दूसरी विशेषता हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने देखा कि ताप में वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि प्रत्येक तरंगदैर्घ्य पर टेम्परेचर में वृद्धि होने से ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरणों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो दूसरी विशेषता हम क्या लिखेंगे, ताप वृद्धि से या ताप में वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत विकिरणों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। विकिरणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की पहली विशेषता क्या है, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र क्या होते हैं, सतत होते हैं। अर्थात प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत ब्लैक बॉडी से ऊर्जा है वो विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। और दूसरी विशेषता हमने देखी कि ताप में वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत विकिरणों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यही वजह है कि प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत हमें अधिक ताप के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान अधिक प्राप्त होता है।